बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो सहाफ़ी इमरान खान साहब को मिले हैं उनसे जो खबरें बाहर आ रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बातें की वो इससे बहुत ज़्यादा सख्त थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे यानी एक्स के ऊपर जारी किया वो उतना सख्त नहीं है जितनी सख्त बात इमरान खान साहब ने की है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है जहाँ तमाम इदारों को अपाहिज करके सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और ग़ुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंट दिया गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद उसका एतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहाँ कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियाँ बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिया। तारीख जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन हरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निज़ाम इनके हाथ में दे दिया गया है जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं इनको जेलों में डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा ना हो। हमारे जो मेंबरान असेंबली राजायज़ तरीके से नाअहल किए गए उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फ़ौज और अवाम के आमने सामने आने से फ़ौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठ कर बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है ये उनके ट्विटर हैंडल पे शेयर किया गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ शेयर नहीं की गई और पीटीआई ने थोड़ा गुरेज किया।
यानी इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के बकौल ये कहा कि अगर गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता और ऑपरेशन को नहीं रोक सकता तो फिर वो इस्तीफा देकर किसी और को मौका दे जो स्टैंड ले और ऑपरेशन को रुकवा सके। एक तो सहाफ़ियों ने यह बात बताई कि अली अमीन गंडापुर के लिए बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान साहब के कि अगर वो ऑपरेशन नहीं रोक सकता तो फिर इस्तीफा दे, किसी और को मौका दे, वो आके रोक ले ऑपरेशन। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर किसी ऐसे को मौका दे जो आगे स्टैंड ले सके। एक तो स्टेटमेंट ये रिपोर्ट हुआ जो कहा गया, और दूसरी एक और चीज़ कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को ख़त्म किया जा सके। एएनपी भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही ख़त्म हुई थी, एक प्लान के तहत पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेकर आया वो हारे हुए लोग हैं, ये भी जनाब इमरान खान साहब ने कहा, और ये इमरान खान साहब का टोटल स्टेटमेंट था। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब के आखिरी पैराग्राफ को रिपीट किया जिसमें यह चीज़ नहीं है कि अली अमीन गंडापुर किसी ऐसे को मौका दे जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले पाए और जो ऑपरेशन को रोक पाए या ऑपरेशन होने से मना कर पाए। तो अब ये वाली बात तो इसमें थी नहीं, लेकिन फिर भी गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का आखिरी पैराग्राफ उठा के लगा दिया जिसमें इमरान खान साहब ने कहा जी कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है और फौजी ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके बाद लिखा, खान साहब आपकी सोच को समझते हुए खैबर पख्तूनख्वा में हमने कबायली जरगे शुरू कर दिए हैं। 2 अगस्त 2025 को भी वो कह रहे हैं जी हमने ये अब बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अमन व अमान से मुताल्लिक़ इलाकाई जरगों के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और वज़ीर आला हाउस में एक जरगा मुनक्कद किया गया है। ज़िला खैबर और औरंगज़ेब के ट्राइबल सब डिवीज़न और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं उन सबको शामिल किया गया है। कबायली अमायदीन को और 6 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को शामिल किया गया है। एक सेनेटर को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके बाद वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात और चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस के अलावा मुतल्लिका कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी जरगे में मौजूद थे। अब ये वो बता रहे हैं जनाब हम तो जरगे कर रहे हैं और हमने अमन बहाल करना है और तरक्की से मुंसलिक करना है। मादनियात जो हैं वो किसी भी किस्म के वसाइल जो हैं वो ना मांगे गए हैं, ना किसी को हम देंगे और ना दिए जा रहे हैं। जरगे को तमाम तर ताउन और वसाइल फराम किए जाएंगे। अब ये गंडापुर साहब ने जरगों पर डाल दी सारी बात। हालांकि वज़ीरिस्तान में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, ये भी एक रियलिटी है, और लगातार ऑपरेशन भी हो रहा है, ये भी एक रियलिटी है। एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, दूसरी तरफ गंडापुर साहब अपनी ज़बान से ये कहते हैं कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहा और ना ये हो रहा है। और तीसरा जो है वो जरगे कर रहे हैं और ये क्लेम करते हैं कि जरगों के फैसलों पर अमल दरामद होगा, जबकि जरगे एक ही बात करते हैं कि किसी सूरत कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन भी होता है और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जितने ज़रूरी इकदाम हैं वो सारे गंडापुर साहब की हुकूमत करके देती है। मिसाल के तौर पर यानी इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अब गंडापुर साहब हुकूमत कैसे छोड़ेंगे? हुकूमत तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, ना वो हुकूमत छोड़ना चाहेंगे। हुकूमत इतनी प्यारी चीज़ है, कौन छोड़ना चाहता है? तो गंडापुर साहब हुकूमत तो छोड़ेंगे नहीं। और वैसे हुकूमत एक ही आदमी था जिसने छोड़ी थी। मैंने उस आदमी के खिलाफ बहुत प्रोग्राम किए और जो किए मैंने ठीक किए, मैं आज भी उन पर कायम हूँ। वो था उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार को जिस वक्त इमरान खान ने कहा हुकूमत छोड़ दे, उसने छोड़ दी। बाकी इमरान खान साहब जिसको कहते थे वो इधर बात करता था, यार मना करो खान साहब को। आप हुकूमत गिराने की बात होती थी तो परवेज़ इलाही साहब कहते थे यार मना करो खान साहब नू। जो महमूद खान साहब है वो भी नहीं चाहते थे हुकूमत गिराना। लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने 1 मिनट लगाया, जो उस्मान बुज़दार था। उसने हुकूमत छोड़ दी इमरान खान के एक दफ़ा कहने पे, शरीफ आदमी था। फिर जो उमर चीमा साहब है वो डट गए थे गवर्नर होने के बावजूद। उनको पता था मेरे साथ क्या होना है, लेकिन उमर चीमा ने परवाह नहीं की किसी बात की भी, किसी नतीजे की भी। लेकिन गंडापुर साहब को अब पता है वो हुकूमत में है तो इतनी आसानी से तो हुकूमत वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी इस वक्त जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये एक तरफ वो कहते हैं जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ ऑपरेशन के लिए तमाम तर सहूलतकारी जो है वो गंडापुर सरकार फराहम भी कर रही है। लकी मरवत में क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, जानना चाहते थे। तो मैंने वहाँ पे मकामी सहाफ़ियों से बात की। मेरी 3 सहाफ़ियों से बात हुई और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि लकी मरवत में
जो मासूम बच्चे शहीद हुए उन्हें किसने शहीद किया और कैसे किया गया। ये दो अलग अलग वाकयात हैं। एक वाकया होता है एक गांव में और वहां पे एक घर के ऊपर ड्रोन हमला होता है। सिक्योरिटी जराए बाद में कहते हैं जी ये ड्रोन आके गिर गया है और ये कोई क्वाड कॉप्टर है और ये कोई दहशतगर्दों का था, यहां आके गिर गया, तो इसकी कोई कंफर्मेशन हुई नहीं। यानी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा जी ये क्वाड कॉप्टर और वो जो गलती से गिरने वाला वो मामला नहीं है, ये ड्रोन अटैक था। जो सिंपल हमें समझ आ रहा है ये ड्रोन अटैक था और जो इसकी FIR दर्ज हुई वो भी नामालूम ड्रोन अटैक की ही एक FIR दर्ज हुई है। इस ड्रोन हमले में भी सही निशाना नहीं बनाया जा सका और एक मुअम्मर शख्स शहीद हो गया, उसके साथ एक बच्चा शहीद हो गया, 2 खवातीन बहुत शदीद जख्मी हो गई। तो ये ड्रोन हमला है जिसकी FIR हो चुकी। दूसरा वाकया है एक मार्टर गोला फटा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ड्रोन हमला है, लेकिन वो क्लैरिटी आ गई, मेरी बात हुई सहाफियों से, तो ये मार्टर गोला नहीं, इसको RPG-7 कहते हैं। RPG-7 जो है वो एक रॉकेट लॉन्चर है। इसको पाकिस्तान की फौज भी इस्तेमाल करती है, इसको जो है वो तालिबान भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी इस्तेमाल करती है। ये जो RPG के गोले हैं और ये रॉकेट लॉन्चर है, ये हमने भी थोड़े दिन पहले उनके पास भी देखे हैं। वो जो कच्चे के डाकू हैं उनके कंधों के ऊपर भी रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं, ज़रा पुराने मॉडल के हैं, लेकिन RPG यही है, RPG-7। और जो मकामी लोग हैं जो हथियारों को समझते हैं उन्होंने कहा जी RPG-7 था जो वहां पे फटा है। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं और जो जख्मी बच्चे हैं वो भी ये बताते हैं कि ये कोई एक शोला सा आया आसमान की तरफ से, वो आकर गिरा और उसके बाद धमाका हो गया। लेकिन जो मकामी लोग हैं कुछ बच्चे जो जख्मी हुए वो ये कहते हैं कि हमें ये खेलते हुए मिला था, हम इसको लेकर आए और हम इसे खोलने की बच्चे को कोशिश कर रहे थे तो ये धमाका हो गया। ये 2 बातें वहां पे मशहूर हुई हैं, लेकिन ज्यादा लोग ये कहते हैं कि शायद ये खेलने के दौरान बच्चे से खेल रहे थे। अब देखें, हमारे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके सारे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। जितने बड़े बड़े ताकतवर सियासतदान हैं उन सबके बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बच्चे RPG के साथ खेल रहे हैं। क्यों? उनकी जमीन पे ये पहुंचा कैसे? उनकी जमीन पे ये पहुंचाया किसने? इसके साथ जिम्मेदार कौन है? कौन बताएगा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में जो आग लगी है, जो बलूचिस्तान में आग लगाई मुशर्रफ साहब ने,